मासूम दरिंदे का पार्ट 6 ऑसम स्पाई नॉवल। इसके शुरू के 5 पार्ट भी पढ़ेंगे तभी सही समझ में आएगा। हाँ कि जी चलते हैं। हम खुद भी इसी बारे में सोचते रहे, बल्कि आज हम दोनों निकल खड़े हुए नहीं की वजह भी ये थी। हम अंदाज़ा लगाना चाहते थे इनके इरादे क्या हैं, वरना ऐसे मौसम में कौन करता है इसके नहीं। इमरान ने कहा शायद इसीलिए सोनिया को इतला दी गई थी कि तुम लोग अंदाज़ा करने के लिए निकलो और घेर लिए जाओ। इसी नतीजे पर पहुंचाऊँ, कोर्शियो सर हिला के बोला। कमरे से अचानक शोर सुनाई दिया, शायद उनमें से कोई होश में आकर दरवाज़ा पीट रहा था। पापा कोर्शियो, इमरान ने खौफज़दा लहजे में कहा, और तुमने इन्हें खोल दिया तो मुझे जिंदा ना छोड़ेंगे। लेकिन ये सूरत हाल भी बरकरार नहीं रखी जा सकती, और दूसरे मुसाफिर भी जाग पड़े तो मैं दुश्वारी में पड़ जाऊँगा। अच्छा तो पहले मुझे यहाँ से चुपचाप निकल जाने दो, इमरान ने कहा। अच्छा तो ये लो रील और मुझे निकल जाने दो, इमरान ने कहा। ये मुमकिन है, कोर्शियो ने कहा और किस कदर आगे झुक गया। दूसरे लम्हे जोडो का हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा था। कोर्शियो आवाज़ निकाले बगैर मुंह के बल फर्श पर चला गया। इसके बाद इमरान अपने कमरे की तरफ भागा था। फिर वह इतना शोर मचा कि दूसरे मुसाफिर भी बेदार हो गए। सोनिया और टोनी को पता पड़ा इन्हें नींद कब आई थी। वो तो इमरान की वापसी के मुंतज़िर थे। कैदियों का दरवाज़ा खोलना पड़ा। बाब अब भी डाइनिंग हॉल में बेहोश था। बस फिर वही बात थी, वरना दूसरे ग्राहकों को मुतमईन करना दुश्वार हो जाता। कोर्शियो ने होश में आते ही बोला कि कुछ लुटेरे घुस आए थे, जिसने उसे और उसके दोस्तों को बेबस करके नकदी लूट ली। रग्बी गुस्से से पागल हो रहा था। दूसरों के चले जाने के बाद कोर्शियो को गुस्सा दिखा के बोला, तुमने देखा, आखिर भाग गया ना। मैं क्या बताऊँ, वो टोनी का दोस्त था। कब से दोस्त था तुम्हारा? रग्बी टोनी की तरह बोला। 4 साल पहले हमने कई हफ्ते रूम में गुजारे थे, और अब वो तुम्हारे दुश्मनों के एजेंट का रोल अदा कर रहा है। तुम्हें गलत फहमी हुई है मिस्टर रग्बी। तो फिर क्यों भाग गया? तुम लोगों से खाइफ होकर भाग गया होगा बेचारा। तुमने इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। तुम्हारी रील कहाँ से पैदा करता, समझा? रग्बी दफतन मुस्कुराकर बोला, और सोनिया झेप कर दूसरी तरफ देखने लगी। फिर रग्बी ने किस कदर गुस्सैली आवाज़ में बोला, कोर्शियो मैं तुमसे पहले ही कहा था कि बच्चों को भी इत्मीनान में लो, लेकिन तुम नहीं माने। ये बच्चे, कोर्शियो दांत खींच कर बोला, अगर ये बच्चों की तरह ना रहें तो मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। सोनिया और टोनी एक दूसरे की तरफ देखते रह गए कि अपना सामान भी ले गया है, एक एक चीज़, कुछ भी नहीं छोड़ा है। मैं उसके कमरे पर एक नज़र डालना ज़रूरी समझता हूँ। रग्बी कुछ देर सोचता रहा, फिर सोनिया और टोनी की तरफ देखकर बोला, अब तुम दोनों अपने कमरे में जा सकते हो। सोनिया कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन टोनी ने उसको मना किया और हाथ उठाकर बोला, मैं भी सोच रहा था कि आज की रात ख़ौमाख़्वा तबाह हो गई। इसने सोनिया का हाथ पकड़ लिया और डाइनिंग हॉल से रहायशी कमरे की तरफ रवाना हो गया। सुनो, सोनिया चलते चलते रुक कर बोली, कहीं वो सचमुच दुश्मनों में से ही ना रहा हो। कहाँ के दोस्त और कैसे दुश्मन, ये सब कुछ बकवास है। पापा वगैरह पता नहीं किस चक्कर में। टोनी ने कहा। सोनिया मेरा दिमाग शल हो गया है सोचते सोचते, सोनिया ने कहा, और चल पड़ी। कुछ मत सोचो, चुपचाप जाकर सो जाओ। वो खामोशी से अपने कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद कर लिया। बड़ी देर तक दरवाजे के करीब ही रही थी। दिल लेटने को नहीं चाहता था, बकिया रात बैठ कर गुजारना चाहती थी। आखिर इमरान इस तरह क्यों चला गया? कहाँ उसका मुझे तो एतमाद में लेना ही चाहिए था। ये तस्लीम करने को दिल नहीं चाहता था कि उसके बाप के दुश्मनों में से होगा। कोई कुछ कहना कहे वो, मगर वो आंखों की बनावट के द्वार से ईमानदार आदमी लगता था। फिर उसका ज़हन उस रील की तरफ मुंतकिल हो गया जिसके लिए इतना हंगामा हुआ था, और वो किस किस्म की तस्वीरें हो सकती हैं। अब तक उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका बाप इस बात का जिक्र अपने बाप से करे या ना करे। पता नहीं इस सिलसिले में टोनी का क्या हाल है। नहीं, शायद वो नहीं बताना चाहता, वरना अब तक असल बात बाप के कोच गुजार कर चुका होता। सोचते सोचते जहन पर नींद का गबार छाने लगा और कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई। सुबह को शायद किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, वरना सोती रह जाती। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। टोनी सामने खड़ा था। क्या आज घाघ नाश्ते से भी महरूम रह जाएंगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपनी निगरानी में काम कराओ। मुझे बोर्ची खाने के कामों का सलीका नहीं है, टोनी ने कहा। बातें बनाने का सलीका है, सोनिया बुरा सा मुँह बनाकर बोली। चलो आती हूँ। उसने लिबास तब्दील किया और किचन में पहुँच गई। टोनी के अलावा उसका बाप भी किचन में मौजूद था और टोनी से कह रहा था, रो तुम्हारा दोस्त था तो इस तरह क्यों भागा? इसकी दानिश में अगर हम किसी ख़तरे में थे तो उसे हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, और इस पर इत्मीनान किया होता तो कभी ना जाता। मैं उसे तीसरी पार्टी समझने पर मजबूर हूँ। चला गया तो जाने तो, नाम बुज़दिल और ना कमज़ोर। सोनिया बोल पड़ी, रील वही लेके हमें यकीन है, और अब उसकी ज़िंदगी की ज़मानत
नहीं दी जा सकती, रग्बी के साथ है, उसे तलाश करके मार डालेंगे। सोनिया तंज़ी अंदाज में हंसी थी। हाँ तुम देख लेना, लेकिन तुम इस मामले की हवा भी नहीं लगने दोगे पापा, टोनी घूरते हुए बोला, जबकि रग्बी भी कह रहा था कि बच्चों को ज़रूर इख्तियार में लेना चाहिए, उसी से पूछ लेना, मैं कुछ नहीं जानता। वो उसीले लहजे में बोला। कुछ लम्हे खामोश रहकर फिर गुर्राया। अब किसी नए मुसाफिर को कमरा नहीं दिया जाएगा। क्यों? 4 कमरे खाली, अब खाली नहीं रहेंगे। मैं रग्बी के सारे साथियों को यहीं बुलवा रहा हूँ। सुनी और टोनी ने मायनाखेज़ नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। कोर्शो चला गया। रग्बी के चारों साथी डाइनिंग हॉल में नाश्ते के मुंतज़िर थे। इन्हें नाश्ता पहुँचाने के बाद सोनिया अपने कमरे में चली आई। दरवाज़ा बंद करने वाली थी कि रग्बी सामने खड़ा हुआ। माफ़ी चाहता हूँ बेबी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूर ज़रूर, अंदर आ जाओ। शुक्रिया। हालात ने हमें एक दूसरे की तरफ मशकूक कर दिए, लेकिन यकीन जानो कि हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं। बैठ जाओ। शुक्रिया। रग्बी सामने वाली कुर्सी पे बैठता हुआ बोला, अरबो रेरे दौरत का मामला है, कुछ कहो भी तो। तुम्हें आर्टिस्ट तो याद होगा जिसने एक रात तुम्हारे पापा के साथ गुजारी थी? हाँ मुझे याद है, और 3-4 दिन बाद उसकी लाशें मिली थी। वो तुम्हारे पापा के लेजिले में नहीं था। पिछले जंग अज़ीम में तुम्हारे पापा के साथ अफ्रीका के महाज पर था। मैं भी वहीं था। तीनों गहरे दोस्त थे। हदीस हवाबा में हमें अचानक एक मोर्चे की खुदाई में एक बहुत बड़ा ख़जाना मिला था, सोने की लाखों शर्फियाँ। फिर एक हमले के दौरान हमें एक दूसरे से बिछड़कर फिर तीनों ने अपनी अपनी जगह दूसरों को मुर्दा तस्वर कर लिया। दूसरी दिलचस्प बात यह हुई कि जहाँ हमने ख़जाना छुपाया था वहाँ में से किसी एक को भी ख़जाना नहीं मिला। ठहरो, सोनी हाथ उठाकर बोली। वो खामोश हो गया। तो तुम अमेरिकन नहीं हो? भला पापा के साथ महाज पर किसी अमेरिकन का क्या काम? अमेरिकन तो दुश्मन कैंप से ताल्लुक़ रखते थे। सोनिया बोली, तुम्हारा ख्याल दूर से मैं जर्मन हूँ और अब अमरीकी शहरी हूँ। जब जंग हो रही थी तो मैं नाजियों के साथ था। बहरहाल वो आर्टिस्ट ही इस ख़जाने को वहाँ से निकाल लाने में कामयाब हो गया और हम अपनी जगह पर उसे मुर्दा तस्वर किए बैठे थे। लेकिन पिछले साल वो अचानक उससे मिला। वो बहुत खुश हुआ मुझे ज़िंदा देखकर। कोर्शो की खैरियत भी पूछी। जब उसे मालूम हुआ कि कोर्शो भी ज़िंदा है तो उसने बताया कि ख़जाना अभी तक जूका तो महफूज है, जिसे उसने डोल्टामाइट्स के किसी दुश्वार गुजार इलाके में छुपा रखा है। मैं उन दिनों बीमार था, फौरी तौर पर उसके साथ इटली नहीं आ सका था। मुझे कहकर रुखसत हो गया कि कोर्शो से मिलने जा रहा है। वो ही ज़माना था जब वो तुम्हारे पापा से मिला। सवाल तो एक किसी दूसरी पार्टी को ख़जाने का इल्म क्यों कर हुआ? दफतन सोनिया बोली, अच्छा सवाल है, सही लड़की मालूम होती है। मैं तुम्हें बताता हूँ। आर्टिस्ट था ना, इस ख़जाने को वहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकता था। ज़ाहिर उसने कुछ लोगों की मदद ली होगी, ये बताए बगैर कि इन संदूकों में गए, लेकिन बाद में किसी न किसी तरह असलियत से आगाह हो गए होंगे। बहरहाल जब तुम्हारे पापा से मिलने आ रहा था तो एहसास हो गया कि उसका ताक़ुब किया जा रहा है। फिर ताक़ुब करने वालों ने उसे मार दिया। सोनिया ने तल लहजे में कहा, ये मालूम किए बगैर कि उसने ख़जाने को कहाँ छुपाया है। रग्बी बोला, तुम बहुत तेज़ हो, एक बच्चा भी यही सवाल करेगा। सोनिया ने कहा, समझने की कोशिश करो। उन्होंने उसको घेर कर पकड़ने की कोशिश की होगी। फ़र्ज़ करो उसने फायरिंग शुरू कर दी और ताक़ुब करने वालों को भी बंदूकें सीधी कर लेने पर मजबूर कर दिया, फिर वे फायरिंग के दौरान ही हलाक हो गया। हाँ ये हो सकता है, सोनिया कुछ देर बाद बोली और रग्बी सांस लेकर रह गया। सोनिया ने कहा, तो अब हम क्या करें? देखो रील जो मेरे कमरे से गायब हो गई बड़ी अहमियत की हामिल थी, और इसमें जो कुछ भी था इससे तुम्हारे बाप का ज़्यादा ताल्लुक़ है। मैं नहीं समझी। बाज़ अहम दस्तावेज़ात की तस्वीर थी। तुमने ये कहा था कि अगर रील न मिली तो आधा यूरोप तबाह हो जाएगा। वो तो मैंने यूँ ही तुम्हें दहलाने के लिए कहा था, शायद इसी तरह रील वापस मिल जाए, वरना सारा ख़जाने का चक्कर है। रग्बी ने कहा, और तुम यकीन करो हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो जो चोरों की तरह भाग गया, इस सिलसिले में इसकी ज़मानतें दे सकती हूँ, लेकिन वो तो कह रहा था अव्वल दर्जे का हमक है, खौमा बकवास करता रहता है, जो चाहे उससे कहलवा लो। तो फिर यहाँ और कोई काली भेड़ मौजूद है, और भी तो मुसाफिर मुकीन हैं, इनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। रग्बी ने कहा, अब तुमने अकल की बात की है, सोनिया ने जवाब दिया, लेकिन ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, हम उनके साथ की तलाशी ले सकते हैं। आज मौसम कल से बेहतर है, सब बाहर चले जाएंगे। हम तीनों अगर चाहें तो ये काम आसानी से कर सकते हैं। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सोनिया ने कहा, शुक्रिया बेबी। टोनी को भी तुम आमादा कर लो, मौका देखकर मैं तुम दोनों से मिलूँगा। रग्बी चला गया और सोनी हालात के इस नए रुख के बारे में गौर करने लगी। ना जाने क्यों रग्बी का बयान उसे बकवासी लग रहा था। दोपहर के खाने के लिए कुछ अजनबी शक्लें भी हॉल में नज़र आती थी। उनमें से ज़्यादातर सफ़ेद भेड़ियों के शिकारी थे। गोडशो ने एक बार दोनों को कहा कि देखो, कमरा किसी को ना देना,
रजिस्टर अलमारी में बंद कर दो, कोई कमरा खाली नहीं है। ऐसे ही होगा, सोनिया मुस्कुरा कर बोली। रघुवीर ने मुझे सब कुछ बता दिया और तुम मुझसे मुत्तफ़िक़ हो किस बात से? एक है हमें बहुत मुताद रहना चाहिए। हाँ, उसके बयान के मुताबिक अरबों रेले का मामला है। बहरहाल हमने तुम्हारी मुखालफत तो नहीं की थी, सिर्फ हालात से आगाह होना चाहता, और तुम दोनों इस बेवकूफ़ आदमी पर एतमाद कर बैठे। वो रील को डेवलप कर लेने के बाद भी इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। तुम्हारे ख्याल में इस रील में क्या होगा? सोनिया ने पूछा। अरे तुम उसे मामूली बात नहीं समझ सकती, गोरशी उसे घूरता हुआ बोला। इसमें नक्शे की मुख्तलिफ तस्वीर थी जिनकी मदद से हम खजाने तक पहुंच सकते थे। ये सब झूठ है, सोनिया टोनी की तरफ देखते हुए बोली। रघुवीर ने कहा था कि इस रील में कुछ अहम दस्तावेज़ात की तस्वीर है। गोरशी कुछ ना बोला, वो दोनों से घूरे जा रहे थे। उसने कुछ देर के बाद कहा, रघुवीर ने मुझे ही बताया था और वो नक्शे तुम्हारी पूछ पर बनाए गए थे। आस्ता बोलो, गोरशी खौफज़दा लहजे में बोला और चारों तरफ देखने लगा। किसी मोल के ज़रिए, लिक्विड के ज़रिए, इन्हें कैमरे के हसास लेंस के ज़रिए उबारा गया था और कुछ देर बाद वो बिल्कुल ज़ाया हो गए थे। गोरशी थूक कर बोला, हाँ यही बात थी। इस रात आटे ने किसी ख़ास किस्म के लिक्विड के ज़रिए और नक्शे मेरी पूछ पर बनाए थे जिन्हें देखा नहीं जा सकता था। पर उसने मुझसे कहा था कि मैं रघुवीर को पैगाम दे दूँ कि नक्शे टेक्निक नंबर 12 के ज़रिए महफूज किए जा सकेंगे। ये टेक्निक नंबर 12 क्या है? बस गोरशी हाथ उठाकर बोला। दीवारों के भी कान होते हैं। सिलसिले में अपनी ज़ुबानें बंद रखो और इस मरदूद को तलाश करने की कोशिश करो। थोड़ी देर तक खड़ा कुछ सोचता रहा, फिर उसने दोनों हाथों से धकेलते हुए कहा, चलो मेरे साथ कमरे में चलो। इन दोनों ने कमरे की तरफ इशारा किया और गोरशी के कमरे की तरफ चल पड़े। कमरे में पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और टोनी की तरफ मुड़कर उसे गुस्सा दिखाते बोला, तुमने देखा था उसे मेरी पूछ से तस्वीर उतारते हुए? तुमने? हाँ मैंने देखा था। तुम क्यों झाँका करते हो मेरे कमरे में? इसलिए कि तुम बहुत सादा लोग हो पापा, जो भी चाहता है तुम्हें आलाकार बना लेता है। अगर हम तुम्हारे सिलसिले में जागते ना रहें तो तुम्हारा गर्क हो जाओ। बकवास बंद करो, बैठो और मेरी बात गौर से सुनो। तुमने इस अनोखे वाक़े का जिक्र ज़रूर किया होगा? हरगिज़ नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता। गोरशी पैर पटक कर बोला। अगर रील ना मिली तो तुम दोनों की खाले उतार दूंगा। ये ज़्यादती है पापा। सोनिया रौनसी होकर बोली। तुम ख़ामोख़ हम पर जिम्मेदारी ना डालो। जो कुछ कहना है कह चुका हूँ, जाओ उसे तलाश करो। टोनी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने सोनिया को चलने का इशारा किया और ख़ुद तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया।